Assalamualaikum, Khatin Azad. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites, and I have with me Amna Isani Sahaba. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम, बैक इन एक्शन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। यू हेल्ड द फोर्ट व्हाइल आई वाज अवे। आपकी मैंने कल वीडियो देखी जो आपने एक सोलो रिव्यू किया, उसमें आपने बड़ा हार्ट टचिंग किस्म का ट्रिब्यूट पे किया मुझे और अब्बू को। और इट्स गुड टू बी बैक एंड या क्या लोग कहूँ सुनना चाहते हैं आपसे कि कि मेरे बहुत पे बड़ी तादाद में लोगों मैं की सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। I got so many messages on my pictures, on the videos, in my DMs. A couple of our viewers actually also turned up to Abu's Dua in Model Town, and they didn't know him, but they knew him through me. So I am so grateful that people have sent so much love and क्या क्या इंसान इंसान के काम आता है, और काम का मकसद ये नहीं होता कि ट्रांजैक्शनल हो। जो इमोशन होती है या जो दुआ होती है, मेरे ख्याल है उसमें इतनी ताकत है कि वो आपको खड़ा कर देती है वापस, और ऐसा ही हुआ है। अब सबसे ज़्यादा तो जो मुझे भी कंसर्न था और जो सबका है, एवरीबडी वांट्स टू नो हाउ यू डूइंग। हाउ एम आई डूइंग? आई एम एक्चुअली वेरी काम, आई एम डूइंग वेरी वेल। अगर आप ये सवाल मुझसे बुध को पूछते, जुमेरात को पूछते कि हाउ आर यू डूइंग, उस दिन आपको पता था कि आई टोटली ब्रोकन। I was completely broken. I think that there is nothing worse than seeing a loved one in pain. और वो भी जब loved one आपका इतना प्यारा हो, तो उसको तकलीफ़ में देखने से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। मगर मुझे हसन अभी लगता है जैसे बातें हैं सारी, पर मुझे अप्रैल से पता था कि अब्बू के पास वक्त नहीं है ज़्यादा। एंड दिस वाज इवन बिफोर ही हैड स्टॉप्ड ईटिंग। दिस इज बिफोर द डायग्नोसिस। दिस इज मच बिफोर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस उनका हुआ है कोई 5-6 जून को, या चले 2 जून भी कर लें, जब वो अपनी एंडोस्कोपी के लिए गए हैं और उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि जी एक ट्यूमर है और वो सस्पिशियस लग रहा है, तो जब पता था कि चलो यार देयर इज़ समथिंग रॉन्ग सीरियसली, तो 2 जून को डायग्नोसिस हुआ। लेकिन अप्रैल में मुझे पता था, यहाँ तक पता था कि जब अम्मी उनसे लड़ रही थी तो मैं कहती थी मजाक से कि लड़ लें, ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, जितना लड़ना लड़ लें। एंड आई समहाउ न्यू. And for me, April, May, and June, not even June, April, May, 2 months were so severe for me that I actually went on antidepressants. I actually went to a psychologist. I had sessions. I went on antidepressants, and I stopped because they didn't suit me. But it was, and I couldn't understand why. Why is there this deep depression inside me? So, उसकी वजह मिल गई। तो जून वॉज ऑल मैनेजमेंट, कि अब्बू की पूरी हेल्थ की मैनेजमेंट करना, उनके साथ वक्त गुजारना, एंड वो किया पूरा जून का महीना। मैंने पहले भी ये कहा था और अभी भी मैं कहूँगी कि आई हैव इनक्रेडिबल एंड इमेंस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि देखें हसन, जाना तो सबने है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, जाना सबने है। अबू वॉज गोइंग टू टर्न 86। आई एक्चुअली थॉट इट मेक इट टू हिज बर्थडे, बट वो धोखा दे गए। लेकिन ये है कि जाना सबने है, और अगर कोई अपने वक्त पे चला जाए, अपने प्यारों के बीच में जाए और उनके साथ वक्त गुजार के जाए, तो मेरे ख्याल है इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, और बगैर सफरिंग के जाए। सफरिंग अब्बू के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम थी, और या कम से कम उन्होंने इजहार नहीं किया सफरिंग का। आखिरी 3-4 दिन थे जब स्टेंट डली, उसके बाद था कि मेरे से मैं बहुत वो ही वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, कि मुझे बहुत बेचैनी है। अब वो मौत की बेचैनी थी या बीमारी की बेचैनी थी, लेकिन वो कैंसर की बेचैनी नहीं थी। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो नौबत ही नहीं आई। बल्कि जब उनका डायग्नोसिस हुआ कि अबू हैड, फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू नो, ही हैड अ ट्यूमर इन हिज स्टमक दैट हैड एक्चुअली नॉट गॉन बियॉन्ड द स्टमक, लेकिन उनके कुछ लिम्फ नोड्स भी अफेक्टेड थे, उनकी एसोफेगस थिकन हो चुकी थी पूरी। किसने कहा ओह ये तो जो है ना, इसका तो बड़ा आगे तो बड़ा मुश्किल होता जाएगा, ये तो इसकी आखिरी स्टेज जो है ना, तो खून की उल्टियाँ होने को आती हैं। तो मैंने कहा यार, दिल में सोचा कि डू आई नीड टू नो दिस राइट नाउ? आई मीन इट्स एक्चुअली आई माई फादर जस्ट बीन डायग्नोज्ड विद एडवांस स्टेज स्टमक कैंसर, एंड द डॉक्टर सेड यू हैव 3 to 4 months। सो डू आई नीड टू नो कि 3 to 4 months अब ऐसे कटेंगे? कि पहले वो क्योंकि अग्रेसिव था, बहुत टेरिबली अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर, वो पहले लिम्फ नोड्स में जाएगा, फिर वो ऑर्गन्स में जाएगा, फिर पेट में दर्द शुरू होगी कैंसर की, फिर लिवर फेलियर होगा, फिर किडनी फेल होंगी, फिर जब वो हड्डियों में जाएगा ना, वो जो दर्द होती है ना, वो मॉर्फिन से भी नहीं हटती। तो मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने कहा जी अब्बू की वो नौबत नहीं आएगी। मुझे इतना कोई ईमान था कि अब्बू की वो स्टेज नहीं आएगी,
और शायद ये टॉल क्लेम्स लगती हैं कि nobody knows, but it's faith, right? And we believe in blind faith. और वो blind faith था मुझे कि अब्बू की वो नौबत नहीं आएगी कि उनको खून की उल्टियाँ आए और ये, मैंने कहा उनकी वो नौबत नहीं आएगी. मगर while I thank you everybody for condolences and for remembering Abu in such a good way. His students came and he had been doing things and he had relationships, mentoring students, supporting them in every way that we didn't even know. और वो अब ऐसा 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 पता चल रही है. He was a great man. He was like he was an icon, and I'm so proud that he's left that legacy with us. But I want to take a moment to bash the health system here, the healthcare system, because it was so bad. It was so bad that अब्बू का जो आखिरी मैसेज आया मुझे और कामरान भाई को, perfectly worded message somewhere in the morning, and he said that I want you to know I'm in excruciating pain and I'm in agony after this procedure that they have done, and this is nothing but criminal negligence by the hospital, and I want you to go and ask them why this has happened. And I want to address National Hospital right now and anybody who is affiliated with National Hospital that you have a terrible, terrible system. You have an absolutely terrible system. Your doctors may be competent, they possibly are competent, but your healthcare system is a disaster. It is not meant to treat patients. आपका oncologist है, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी to just tell. oncologist के पास जी हम गए पेट स्कैन के बाद. पेट स्कैन में जी पता चला जी ठीक है malignancy है, यहाँ सेल्स लाइट अप हो रहे हैं, लिम्फ नोड भी लाइट अप हो रहे हैं, oncologist के पास जाएं. चले गए. अब अबू ने महीने से खा नहीं पा रहे थे बिकॉज वो ट्यूमर था, वो खाना मुश्किल हो रहा था, नौजिया था, वो कमज़ोर हो गए थे बहुत. उनको मैंने कहा जी डॉक्टर साहब कैन यू टेल मी कि इनको नरिशमेंट कैसे देनी है, पानी कैसे देना है, इनको खाना कैसे खिलाना है ताकि उनमें कोई ताकत आए. उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आप और मैं एक वेवलेंथ पे नहीं है. मैं कहा जी. उन्होंने कहा जी आप मुझे पूछ रही हैं पैलिएटिव केयर लास्ट स्टेज, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट का पूरा रोड मैप बता रहा हूँ कि हम रेडिएशन करेंगे, हम ट्यूमर को अरेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी फूड चैनल खुलेगा थोड़ा सा, वो खा सकेंगे. ना हुआ फिर अगला स्टेप ये है, फिर अगला स्टेप ये है. ओके साउंड होपफुल राइट, दैट ओके ठीक है कैंसर का क्योर नहीं है लेकिन मैनेजमेंट उसकी है. ठीक है जी. आप ये रेडिएशन बाय द वे 2-3 जगह होती है स्पॉट रेडिएशन लाहौर में. सो कोई जाग जाए खुदा के लिए हेल्थ केयर को. हेल्थ मिनिस्टर हमारा है कोई? डू वी हैव अ हेल्थ मिनिस्टर? कौन है? नाम नहीं पता लेकिन नाम अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो जाग जाए यार. मतलब है कि अच्छा जी 2-3 जगह हैं लाहौर में जहाँ रेडिएशन होती है. वहाँ कामरान भाई चले गए बेचारे रिपोर्ट्स लेके. उन्होंने कहा कि मैं तो रेडिएशन कर ही नहीं रहा, ये तो पेशेंट तो इज़ टू फ्रेल एंड टू ओल्ड. एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल साहब हेल्थ मिनिस्टर हो माशाल्लाह से, तो नो वंडर. एनीवे सो मैं तो कर नहीं रहा रेडिएशन, पेशेंट बहुत फ्रेल है और पेशेंट जो है वो ले नहीं सकेगा और पेशेंट है. और वही पेट स्कैन था जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट ने कोई और दिया डायग्नोसिस और रेडियोलॉजिस्ट या रेडिएशन करने वाले ने उसने कहा कि ही हैज़ 3 to 4 months to live and I would not recommend this. Okay, sure. पता ही नहीं है कि क्या. पता ही नहीं है. तो फिर what do you do? What do? You let him starve to death? You let him dehydrate to death? You wait for the cancer to grow beyond his organs? What the hell do you do? कि जी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कराएं. अच्छा जी वो भी करा ली, पूरे उनके ब्लॉक्स बनवा के सिंगापुर या पता नहीं कहाँ भेजे कि शायद वो सेल्स कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट तो आई नहीं है, अभी तक आई नहीं, उसका जवाब ही नहीं आया. वो आएंगे तो गुड लाफ. बट द प्रॉब्लम इज दैट नेशनल हॉस्पिटल मैन यू गाइस सक रियली. यू आर चार्जिंग सो मच फ्रॉम पेशेंट्स एंड यू हैव नो सिस्टम. अब्बू गए CT स्कैन के लिए, वो डाई डाल के करते हैं, कैनोला लगा हुआ था बिकॉज वो उसके बाद वो पानी फिराते हैं ताकि वो ड्रेन आउट हो. यार वो निकाला ही नहीं, उनको घर भेज दिया, डिस्चार्ज करके घर भेज दिया. मैं तस्वीर यहाँ लगाऊंगी और अब्बू का मैसेज, गेस व्हाट, दे सेंड मी होम विद द कैनोला एंड देन वी कॉल द नर्स टू कम होम एंड टेक इट आउट एंड ही टुक इट आउट. उसी के साथ घर भेज दिया, उसी के साथ उनको मशीन में डाला तो वो फंस गया, खून निकलना शुरू हो गया. वो यार फिट है मुँह आप लोगों का. उसके बाद स्टेंट डाला है डॉक्टर साहब ने. डॉक्टरों के नाम नहीं लूँगी, डॉक्टर कॉम्पिटेंट थे, सिस्टम बहुत बुरा है. मगर डॉक्टर भी क्या ही कॉम्पिटेंट है यार, आफ्टर केयर है ही नहीं. एक 86 साल के बंदे के कैंसर है, उसको ट्यूमर है, उसको आप स्टेंट डाल रहे हैं उसके मुंह के अंदर और उसको आप अगले दिन घर भेज रहे हैं. आपको क्या ख्याल है उसको दर्द नहीं होगी? होगी ना.
आप उसको ब्रूफिन दे के घर भेजते हैं, ब्रूफिन जो आईवी से लगेगा, ब्रूफिन ब्रूफिन लेके उनको घर भेजा. He was in so much pain because it was expanding in his esophagus. He's still not eating. He was बलगम उनको आ रहा था, उनको खून आ रहा था. It was just like, who's going to take care of him? You are worried about your bloody stent. You are worried about the cancer. Who is worried about the patient? Nobody. और ऐसी कई चीज़ें हैं. उनको 1 लीटर की आईवी लिक्विड दे दिया 1 घंटे में एडमिनिस्टर करने के लिए. अपेरेंटली थोड़े थोड़े देते हैं ओवर 2-3 आवर्स. कोई सिस्टम नहीं. किया, स्टेंट किया, चार्ज किया, स्वाइप किया कार्ड, घर जाओ यार. Miserable system. Miserable. I mean, I understand there was no cure. I understand he had little time. I understand ही उन्होंने अपने हाथों से किया, उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी. उन्होंने कहा मुझे बताना ही नहीं किसी को कि मैंने ऐसे मरना है मुझे घर पे. Then we found Dr. Zulfikar, who was a fantastic geriatric doctor in Lahore, who took out everything, looked at Abbu holistically and cared for Abbu. Not for the cancer, not for the stent, not for anything, but his concern was that you cannot, according to Islamic jurisprudence, you cannot starve or dehydrate somebody to death. You have to give him nourishment. You have to manage his pain. उन्होंने पेन किलर्स चेंज किए. आखिरी दिन में अब्बू को मॉर्फिन लग गई थी, मॉर्फिन उन्होंने अरेंज करके लगवाई. उन्होंने उनकी ड्रिप्स की सारी ड्यूरेशन ठीक की. So अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. उन्होंने वाकई ही actually brought ease into Abbu's life. But no thanks to National Hospital. If anybody knows anybody on a higher level, CEO level, I would like to talk to them directly. Not that Abbu's going to come back, but ताकि आगे कुछ तो सिस्टम इम्प्रूव हो ना किस बाकियों के लिए. बीमारी की फिक्र है, बीमार की फिक्र नहीं. बीमार की फिक्र नहीं, इंसान की फिक्र नहीं है, बीमारी की फिक्र है, बस यही बात है. तो ये था. बहरहाल जी हम बहुत तसल्ली में हैं. जब सुबह 8 बजे फ्राइडे मॉर्निंग फ़ोन आया, थर्सडे नाइट आई स्पोक टू अब्बू. मैं कहा अब्बू मैं रुकूँ आपके पास, मैं इधर ही हूँ. तो उन्होंने कहा बेटा प्लीज़ जाओ, तुम लोगों को मैंने बहुत तंग किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई सी यू इन द मॉर्निंग, प्लीज़ गो होम स्लीप और जाओ. ही डिडंट लाइक पीपल क्राउडिंग अराउंड हिम. तो मैं रीना बाजी की आई विच लाइक 5 मिनट्स अवे. सुबह रात को मैं पढ़ती रही उनके लिए. मैं आयत करीमा पढ़ रही थी. उनकी बीमारी से पहले मैंने शुरू कर दी थी आयत करीमा भी और नफल भी अपने. तो मैंने सुबह सुबह आबिद का फ़ोन आया, उनका अटेंडेंट है. उसने कहा जी इज़ वॉमिटेड, बिकॉज थिनर भी लग गए थे, डीवीटी भी हो गई थी. उन्होंने कहा इज़ वॉमिटेड और पल्स बहुत लो आ रही है बाजी. तो मैं 1122 मैंने कहा फ़ौरन फ़ोन करो, मैं पहुँच रही हूँ. आई किड यू नॉट हसन, मैंने उस वक्त अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज माय फर्स्ट वर्ड. आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने अल्लाह में से कहा अल्लाह मियाँ लटकाना नहीं, सुकून से ले जाना, डोंट पुट हिम इन मोर पेन. एंड व्हेन वी वेंट होम एंड यू नो मोहसिन भाई ने भेजा इन्नलिल्लाह का मैसेज. तो मैं दोबारा मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़े कि अबू वाज नॉट इन पेन एनी मोर. एंड दैट्स इट. लॉस है, मगर ये है कि ये स्ट्रेंज है कि यू हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द पासिंग ऑफ अ डियर वन. But I think you should, because you're returning to your creator. It's not a passing, he's gone into a permanent life. And according to my mother, she came to him 2 days ago and she said, शौकत तुम पता ना तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पता है. कहते तुम्हें तो बड़े ख्वाब आते हैं, तुम्हें ख्वाब नहीं कोई आ रहा? कहता आया है, बड़ी अच्छा ख्वाब आया है. कहता अच्छा ही होगा आगे, जन्नत जा रहे हो, सी यू देयर. मैंने कहा यार होल्ड ऑन अ बिट, सी यू देयर इज फाइन. कहते नहीं हम आगे पीछे जाएंगे और तुम लोगों ने मेरी कब्र नहीं कराई. मैंने कहा यार अभी हौसला करें. अच्छा आंटी फुल जोन में है नहीं, वो अगले बारिश हो रही. उन्होंने कहा प्लीज सब चले जाओ, मैं कब्रिस्तान अकेले जाऊंगी. उन्होंने व्हील चेयर के साथ अपने ड्राइवर के साथ वो गई अपने स्नीकर्स पहन के. उन्होंने कहा मेरी कब्र क्यों नहीं कराई साथ. मैंने कहा यार होल्ड ऑन अ सेकंड, ये मत करें एंड लेट अस प्रोसेस दिस फर्स्ट एंड देन आपका भी सेंड ऑफ कर देंगे जब वक्त आएगा. तो हौसला करें. आपकी बस फिक्र है हम सबको. अब मैं अल्लाह ठीक आपको हूँ. नहीं मैं ठीक हूँ और हौसला देखिए देगा. हसन रोना आएगा, आता रहेगा यार, लॉस बहुत बड़ा है. लेकिन ये है कि काम चलता रहेगा. जैसे आपको मैंने कहा फ्राइडे को अब्बू की जी आप मुझे जिससे बहुत मोटिवेशन मिली. जो ऑल्दो उनसे बैठा नहीं जा रहा था, वो तकलीफ में थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था, मगर फ्राइडे को उनकी क्लास थी. तो मैंने कहा यार मैं तो ही वुड नॉट वांट मी टू स्टॉप. नो वे वुड ही वांट मी टू स्टॉप. और मैं किस मुंह से कहूँ कि मैंने काम नहीं करना. मैं कहीं तो भाई काम तो फिर हम करेंगे और काम करना ज़रूरी भी है.
मेरे ख्याल में इस मोड़ के ऊपर एक छोटा सी ब्रेक लेते हैं, आमना को 1 मिनट देते हैं, जरा वो पानी शानी पिए थोड़ा सा। मेरे ख्याल है आपको पानी मैं भी थोड़ा पानी का आपसे ज्यादा। मैं बिफोर वी गो मैं अपने बाप के बारे में कहना चाहूंगी कि जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, आई थिंक आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ. Ami is never going to watch this, so I can say it. And he was the most important person in my life. And वो कहते हैं ना कि माँ के पेट में आप 9 महीने रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बाप के पेट में 50 साल रही हूँ. So yeah, I've been great father. तो इस मोड़ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. Now we'll take a break. और आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. लो जी, वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात. अच्छा आमना, अभी ये आपने लंबी चौड़ी ये लिस्ट निकाल दी है. ये बड़ी मजे की लिस्ट है. शुरू हो जाए फिर. ये मैं कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ भाई. 2 अगद इवेंट्स हुए. एक YSL का इवेंट हुआ, उस पर हानिया की लुक के ऊपर बड़ी बात हुई. एक अरमानी का इवेंट हुआ, उसके ऊपर सज्जल की लुक के बारे में बड़ी बात हुई. फिर सज्जल और हानिया की लुक्स के ऊपर बड़ी बात हुई. पिछले हफ्ते फुटबॉल रिलेटेड एक दानिश तैमूर का पोस्ट था यार रोनाल्डो के बारे में. उन्होंने कहा ग्रोन अप वाचिंग रोनाल्डो. लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया. फिर हमारे पास नए ड्रामे आ रहे हैं, आपकी इज्जत शुरू होने जा रहा है, उसके टीजर्स आ रहे हैं. दर निजात का पोस्टर हमने देखा, मैदान का टीजर आया. उसके अलावा दानियाल जफर के पोस्ट हैं, उनके ऊपर काफ़ी स्क्रूटनी हुई. फिर सलमान इकबाल साहब ने नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ अपना ओपिनियन शेयर किया. और नादिया खान साहबा ने मिमिक्री की सज्जल अली की, जिसमें सामा अकरम चौधरी साहब का रिएक्शन आया, माया अली का रिएक्शन आया. टू मच आमना, टू मच. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? हाँ, जहाँ से आप कहें शुरू करें. सलमान इकबाल साहब के पोस्ट से शुरू करते हैं तो करें जी शुरू. एहसन इकबाल साहब हैं हमारे प्लानिंग मिनिस्टर हैं जी. उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तानी ड्रामाज एंड फिल्म्स आर सेकंड टू नन, कमांडिंग इमेंस डिमांड एंड हार्टफेल्ट अप्रिसिएशन अक्रॉस द ग्लोब. अंडर आर उड़ान पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंडेवर्स, ये उनका एक इनिशिएटिव उड़ान पाकिस्तान, हम पहले भी कवर भी कर चुके हैं, इसके बारे में बात भी कर चुके हैं. अंडर आर उड़ान पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंडेवर्स, द क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री स्टैंड्स एज अ वाइटल कॉर्नरस्टोन फॉर आवर नेशनल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी. While major OTT platforms like Netflix and Amazon Prime are critical gateways to the global audience, they have unfortunately been weaponized by regional politics for too long, denying Pakistani content its rightful due space. We are working towards changing that, recognizing our massive export potential. The government of Pakistan is currently in talks with Netflix and other global streaming giants to adjust the regional framework. Our goal is clear: secure an equitable share of space and open sustainable partnership avenues for Pakistani creators. In parallel, we aren't just waiting for a seat at their table. The government is actively working towards developing Pakistan's very own independent OTT platform to champion our stories globally. और हैशटैग उड़ान पाकिस्तान, हैशटैग पाकिस्तानी सिनेमा. इसको अब्रीविएट करके बताएं ये क्या कह रहे हैं. आप समझें कि आज मुझे आधी चीजें समझ आ रही हैं. बाब इसको इसकी समरी, तो मैंने आपको अंग्रेजी तो आती है. हाँ, इसको उन्होंने कहा भाई कि उर्दू में बताया, पाकिस्तान जो है बड़ा जबरदस्त कंटेंट बनाता है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कंटेंट जो ग्लोबल जायंट्स हैं आपके नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, वहां तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही. रीजनल पॉलिटिक्स, ठीक है. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, भी इंटरव्यूज में कह चुके हैं. नेटफ्लिक्स का बड़ा जो ये साउथ एशिया वाला नेटफ्लिक्स है, वो इंडिया उसको रन करता है, और वो रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान को मौका नहीं मिलता. मैंने जो सुना था, जो बच्चे हैं संग समेट लो does not fall under the South Asian, it's under the Middle East. तो इस वजह से शायद उसको इतनी मगर वो भी मीसा है रीजन, मिडिल ईस्ट साउथ एशिया. मीना नहीं है? मीना है मेरे ख्याल में मीना है. एनीवे हाँ, बट तो वो फर्क साउथ एशिया से तो फर्क ही होगा ना. हाँ, तो अब वो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, इसकी निटी-ग्रिटीज टेक्निकलिटीज क्या है, वो हमें नहीं पता जी. लेकिन उन्होंने कहा यार कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है अब नेटफ्लिक्स के साथ बात कर रही है, और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ एक्विटेबल एक बेसिस के ऊपर इक्वल तरीके के साथ हम अपना कंटेंट शेयर करें. बट मीनवाइल जब तक नेटफ्लिक्स की टेबल पे हमें जगह मिल नहीं जाती, हम बैठे हुए नहीं है. पाकिस्तान अपना OTT प्लेटफॉर्म करने की तैयारियों में, अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारियों में. ठीक है, इनकी जब आई ट्वीट तो सलमान इकबाल साहब ने इसका फिर जवाब दिया. सलमान इकबाल साहब
आप सबको पता है ARY डिजिटल के ओनर हैं, उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों के ओनर हैं अमंगस्ट ARY डिजिटल एज वेल। उन्होंने कहा रिस्पेक्टफुली सर, instead of relying on others, we need a homegrown OTT platform. We have the tech and creative skills to build it. Pakistani content already rules hearts globally. We have worked very hard to bring our content into millions of homes, both in Pakistan and across the world. We at ARY Digital have been approached by Netflix to give them content and we have refused. With a 1 billion plus audience understanding Urdu, the language of love and poetry, let's make Made in Pakistan global. Like we have reached homes with our content, let's use this content to reach homes with our Made in Pakistan technology. Hashtag homegrown, hashtag Made in Pakistan, hashtag ARY plus. मुझे जो सलमान इकबाल साहब की बात समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स अमेजोन को छोड़ें, हम इतना ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और जो ऑलरेडी इतने वाइडली लोग पसंद भी कर रहे हैं, रीच भी कर रहे हैं उनको, तो हमें नेटफ्लिक्स पे रिलाई करने की या अमेजोन पे रिलाई करने की जरूरत ही नहीं है। अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाएं और उसी पे फोकस करें। कैसे आप देखती हैं इन दो ओपिनियंस को? ये तो उन्होंने भी कहा है, एहसन इकबाल साहब ने भी, जी, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग पाकिस्तान्स वेरी ओन इंडिपेंडेंट OTT प्लेटफॉर्म टू चैंपियन आवर स्टोरीज ग्लोबली। आप क्या प्रेफर करेंगी कि पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे जाए, अमेजोन पे जाए, या आप ये कहेंगे कि यार हम अपना करें अपने? क्योंकि देखें ना, नेटफ्लिक्स और जो है प्राइम या कोई भी और OTT प्लेटफॉर्म होगा, आप उनकी मर्जी का कंटेंट बनाएंगे। जैसे मेरा एक इतराज रहा है Z5 के ऊपर, जो पाकिस्तानी कंटेंट गया है वो Z5 की मर्जी का बना है। अब Z5 जो देखेगा वो अपने पैरामीटर्स अपनी ऑडियंस को देखेगा। अगर उनकी ऑडियंस को एक तरह का कंटेंट चाहिए तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप कंटेंट बनाए ही उस तरह का। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो फिर आप अपनी वैल्यूज, अपने हिसाब का, अपनी मर्जी का कंटेंट बनाएंगे। मेरे ख्याल है आइदर और सिचुएशन नहीं है। मेरा ये दिल चाहेगा कि पाकिस्तान नेटफ्लिक्स के लिए फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कंटेंट बनाए, और जो पाकिस्तान का स्ट्रेंथ है फैमिली ड्रामा, और जिस तरीके से बनाया जाता है कि कहानी पे जोर होता है, एक मॉडेस्ट रिलेशनशिप पे जोर होता है, उस तरह ही बनाया जाए। जो आपका USP है, जो आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स आपकी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उसी पे बनाया जाए। लेकिन जो आपको फ़ायदा होगा नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट बनाने में, आपकी जो टेक्नोलॉजी की एक एडवांसमेंट होगी, जो आपकी लर्निंग्स होंगी, वो आपको सिर्फ अपने कंटेंट बनाने से नहीं होंगी। जो आप टेक्निकल आई थिंक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट। पहली बात तो ये कि ये मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इंटरनल वो ग्लोबल रीच नहीं रख सकेगा जो नेटफ्लिक्स का है। अगर होती तो यार कोरियंस ना दे रहे होते नेटफ्लिक्स को, इंडिया ना दे रहा होता नेटफ्लिक्स को। इंडिया से तो बड़ी पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान की, ना ही आपकी टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है, ना आपकी पॉपुलेशन बेहतर है, ना आपकी फिल्म इंडस्ट्री उनसे बेहतर है। इंडिया दे रहा है ना, इंडिया तो नहीं कह रहा कि हम अपना OTT खुद बनाएंगे। तो लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, हाँ, इंडिया जो कंटेंट नेटफ्लिक्स को दे रहा है, हाँ, क्या वो कंटेंट अच्छा है या नहीं, ये भी एक डिबेट है। सिर्फ ये नहीं है कि आप ओरिजिनल्स बनाएं। आपका 12th फेल फॉर एग्जांपल एक फिल्म है जो इंडियन सिनेमास में भी आई है, वो नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है। अगर नेटफ्लिक्स ARY को रीच आउट करता है और कहता है यार कि हमें कभी मैं कभी तुम दे दें, हाँ, क्यों नहीं दे या JPNA दे दें, JPNA 2 दे दें, तो मैं चाहूंगा कि ARY दे। एग्जैक्टली, यही वो जो एग्जिस्टिंग टाइटल्स हैं वो तो मुझे लगता है कि ARY को देना चाहिए। अब चैनल्स क्यों नहीं देते? चैनल्स इसलिए नहीं देते कि रेवेन्यू शेयरिंग शुरू हो जाती है, और चैनल्स जो है वो मोनोपोलाइज करते हैं रेवेन्यूज को, एंड वी नो दैट। नहीं तो वो तो उनका रेवेन्यू खुलेगा ना, फिर खुलेगा, लेकिन फिर स्टेक होल्डर्स भी तो खुलेंगे ना। नहीं तो जो जितने अभी जैसे अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं या ऑफिस देखते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के लिए आप लाइसेंस करके देते हैं उनको। ओ भाई, फ्रेंड्स जो 20 साल पुराना है, उसके एक सीन में भी जो कोई आया उसको रॉयल्टी मिलती है। यहाँ पे तो रॉयल्टी का चक्कर ही नहीं है, तो हु इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट रेवेन्यू? वो एक कम्प्लीटली और कहानी खुल जाएगी कि आपका अब नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू जो है, आप यूट्यूब का तो रेवेन्यू फॉर्मलाइज कर नहीं सके, उसको लीगलाइज कर नहीं सके, अब आप नेटफ्लिक्स पे चले गए हैं। तो आप नेटफ्लिक्स पे हमने आई थिंक हमसफर वाज देयर, मेरे ख्याल है कि हमसफर था नहीं नेटफ्लिक्स पे एक टाइम पे, मेरे ख्याल है जिंदगी गुलजार भी था, थोड़ी जिंदगी गुलजार भी था। तो हम टीवी के कुछ प्रोजेक्ट थे नेटफ्लिक्स पे, व्हिच इज व्हाई आई गेस दे वर इन टॉक्स विद देम। बट द थिंग इज दैट देयर इज नो हार्म, इट इज अ बिगर मार्केट, इट इज अ मोर टेक्निकली एडवांस्ड मार्केट, इट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड मार्केट। उसको देने में क्या हर्ज है? उसमें हर्ज ये है कि स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यूज जो है वो शेयरिंग पे आ जाएंगे, ऑल ऑफ दैट। सो मेरे ख्याल है ज़रूरी है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो एक प्रॉफिटेबल चीज होगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने सुना था आज से 5 साल पहले, नेटफ्लिक्स पेड पीनट्स फॉर अ जिंदगी गुलजार और हम सफर। तो वो क्यों दें फिर? सही बात है, एग्जैक्टली तो क्यों दें फिर तो नेटफ्लिक्स क्यों को? दें? तो वो क्योंकि peanuts- देखें यूट्यूब पे अवेलेबल, आप अगर आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का मवाजना करेंगे तो मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स की इतनी रीच नहीं है जितनी यूट्यूब की रीच है। यूट्यूब की बहुत ज्यादा रीच है, हमारे ड्रामे यूट्यूब के ऊपर हैं, तो आपकी जो एक्सेस है वो यूट्यूब के थ्रू, हमारे ड्रामों की एक्सेस तो है ही हर जगह पे। लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरा हमारे सवाल ये है कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, शायद सलमान इकबाल साहब भी इसी बात से बात के कर रहे हैं, कि जब आप नेटफ्लिक्स के साथ इस अरेंजमेंट या इस एग्रीमेंट में आ जाते हैं, फिर आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फिर आप वो तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे ना। क्यों हसन, आप देखिए, आप ना, अगर आप आप ये ना सोचें, देखिए या हम टीवी पे सुने जाएंगे, सुने, आप ये ना सोचें कि आप कंटेंट उनके मुताबिक बनाएंगे। आप ये सोचें, हमने देखी ना Z5 के सामने एग्जांपल, आप ये देखें कि जो लोग वो कंटेंट बनाना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा बनाने का। आप कंटेंट की का बनना क्यों रोक रहे हैं? नहीं तो टेलीविजन वो वैसे क्यों नहीं बना सकते? बना ही तो रहे हैं नहीं लोग। चलेगा ना वो आपके टीवी पे, अगर कोई भी जरा से तो रिस्क, इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म बन रहा है ना। इसीलिए नहीं, उस पर भी आपके रिस्के, जो आपके कुछ टॉपिक्स थीम्स ऐसे होते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे आपका टेलीविजन नहीं टैकल करता, बिकॉज आपकी ऑडियंस एक है। यार देखें, आप जैसे यार उन्होंने आपकी सतलज बनाई अभी, हाँ, अब वो चाहे नेटफ्लिक्स पे चले, जिधर भी चले, आ गई ना आवाजें वहां पे। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान से भी आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो रिस्के है या ऐसी थीम्स के इसके ऊपर भी है, छोड़ दें, आपका आपकी ऑडियंस, चले ऐसी कोई थॉट को चैलेंज कर रहा है, तो ऑडियंस शोर तो फिर भी मचाएगी। जब आपकी ऑडियंस डाइवर्सिफाई होती है तो फिर आपका कंटेंट भी डाइवर्सिफाई होता है। इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ एक्सपेंशन, व्हाई स्टॉप इट? बहरहाल इट्स ग्रोथ। इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये कुछ ना कुछ होना लाजमी है। जो एग्जिस्टिंग हमारा फ्रेमवर्क और एग्जिस्टिंग मॉडल है, इसमें बेहतरी आने की अशद ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये जो हम ड्रामे बनाते हैं, टीवी पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, ये थोड़ा सा अब सैचुरेट होना शुरू हो गई है स्पेस। जब तक हम OTT की तरफ जाएंगे नहीं, चाहे वो नेटफ्लिक्स की फॉर्म में हो, चाहे अपने होम ग्रोन OTT प्लेटफॉर्म की फॉर्म में हो, हमारा वो जो क्रिएटिव ब्लॉक है वो हटेगा नहीं। और वो तभी हटेगा जब आप एक नई जनरेशन को, नए राइटर्स को, नए डायरेक्टर्स को एक खुली छूट देंगे। अगेन, इसका खुली छूट देने का ये मतलब नहीं है कि यार आप गालियां देना शुरू कर दें कंटेंट में, या मतलब वल्गैरिटी दिखाना शुरू कर दें, जो लोगों के जहनों में एक बात आती है कि यार लेकिन अगर लोग दिखाना चाहते हैं तो क्यों ना दिखाएं? अगर कोई ये फिल्म बनाना चाहता है, अभी आपने खुद ही कहा ना कि जो हमारा कोर है, जो वो बनाना चाहते हैं वो बनाएं, अपने कोर पे और अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करें। जो लोग बनाना चाहते हैं कोर रिलेटेड, लेकिन जो ब्रेक अवे आपके हैं लोग, वो भी बनाना चाहते हैं, उनको हम कौन होते हैं रोकने वाले? चलो ठीक है, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर है। Absolutely. हर एक की अपनी चॉइस है, किसको क्या पसंद है, किसने क्या देखना है, किसने क्या बनाना है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज के एवेन्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ग्रोथ जो कि नहीं रुकनी चाहिए, एंड इट्स टेक्निकल लर्निंग, सबसे बड़ी चीज कि आपके जो है ना, आपका स्टैंडर्ड वो रेज होता है। स्पेशली अगर आप नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे, तो उनके एक पैरामीटर्स है ना सर्टेन। ये वही बात है। मैं आपको इसकी छोटी सी एक बेवकूफ़ सी एग्जांपल देती हूँ कि हम डेनिम क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। अब आप ये कहेंगे जी हमारी तो इतनी आबादी है, तो हमारे मुल्क में ही जीन्स खरीदने वाले बहुत हैं, तो हम गैप को या अरमानी को या गुची को क्यों प्रोवाइड करें? आप तब इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि एक तो रेवेन्यू बढ़ता है, दूसरी चीज़ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तीसरी चीज़ आपका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, आपके चेक्स एंड बैलेंसेस जो लगते हैं आप सीखते हैं उससे। एग्जैक्टली वही चीज़ है। नहीं ठीक है, रोकना नहीं चाहिए इसको, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, जब हम जहाँ पे कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो इस हफ्ते अभी बॉम्बे टेलर्स तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो उसके हम रिव्यू। अच्छा, शुरू हो गया है? हाँ, कब हुआ है? मंडे ट्यूसडे, सिर्फ शबाना को रिप्लेस किया। ओ, कैसा था पहले एपिसोड? देखेंगे आप? क्यों हमने देखनी है? नहीं देखना। हाँ हाँ, हम ड्रामे तो देखेंगे ना। हाँ, क्या हो तो हाँ, आपने देखा नहीं देखा? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ एक किस देखी है, एक मोहब्बत और की, जो मुझे अच्छी लगी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ नए टीजर्स आए। दरे निजात का एक पोस्टर आया जिसमें शहरियार मुनव्वर हैं, दो बहुत खूबसूरत लोग हैं, दुरेफिशा सलीम है पोस्टर में, और ड्रामे में वैसे नमीर भी हैं जो अभी हमें पोस्टर में नहीं नजर आए। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है साकिब खान ने और इसको लिखा है उमेरा अहमद साहिबा ने। कैसा लगा आपको पोस्टर? अच्छा लगा। मतलब पोस्टर देख के मैं क्या ही कह सकती हूँ, यह पोस्टर में पता लग जाता है कि यार मुझे ये दो लोग बहुत खूबसूरत लगे इस पोस्टर में। ये तो हैं खूबसूरत। हाँ, बस यही है, यही कहना चाहिए। इसके बारे में मजीद कुछ नहीं आप कहना चाहते? नहीं, बात यार उमेरा अहमद का नाम है, सबसे बड़ी। साकिब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं,
मेरे उनके प्रोजेक्ट्स को लेके सवाल जवाब चलते रहते हैं, बट हक की बात यह है कि जो कहानियां वो चुनते हैं उन कहानियों में कॉन्वर्सेशन का मार्जिन बहुत होता है। और उमैरा अहमद साहिबा का स्क्रिप्ट है, उमैरा अहमद साहिबा को हम सब बहुत मानते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स वी हैव इन द कंट्री। और शहरियार और दुर्रे साथ में पहली बार आ रहे हैं। नमीर ने बड़ा ग्रो किया है पिछले, स्पेशली जो उनका एक और पाकीज़ा था उसके बाद से, तो वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। ये कब आ रहा है, एनी डेट? अभी आप कुछ नहीं हतमी तौर पे कह सकते, क्योंकि दूसरी तरफ आपके पास मिर्जा की हीर और डॉक्टर बहू हैं। अब जैसे जैसे ये 2 ड्रामे रैप अप होते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होगा कि किस स्लॉट पे कौन सा ड्रामा आएगा। फिलहाल आपके पीछे एक छिपकली है। ठीक है यार, छिपकली निकल बहुत दूर है वैसे, लेकिन एकदम पेंटिंग के पीछे निकली है, इसको मर जाना चाहिए। इसके अलावा हमने एक आपकी इज्जत 2-3 नए टीजर्स देखे मैदान के। ओह अच्छा। जो कि फुटबॉल बेस्ड एक, क्या है फुटबॉल बेस्ड, क्या है? ड्रामा नहीं, बायोपिक नहीं, क्या? टेलीफिल्म। ओह ओके। सो मैदान इज अ टेलीफिल्म। ओह इट्स अ टेलीफिल्म। इट्स अ टेलीफिल्म। ओके। उसको रादेन शाह ने लिखा है। ओके। और उसको उज़मा ज़करिया ने डायरेक्ट किया है। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम पहले भी उज़मा के बारे में आपको वर्दा जो है वो उसकी एक लीड रोल में लग रही है मुझे। दनानीर हैं, वर्दा हैं, दनानीर भी हैं, रुमैसा हैं, मेहरबानो। मैं माजरत चाहूंगी, मैंने बहुत गौर से ट्रेलर देखा। नहीं, इसमें दनानीर हैं, मेहरबानो हैं, वर्दा हैं और रुमैसा हैं। ये 4 लड़कियां हैं। चारों लड़कियों का ताल्लुक डिफरेंट इलाकों से है। सो बेसिकली लयारी, the telefilm is essentially about women and women who play football. It centers around that. Rumesa is a character who's from Lyari. Varda is from Islamabad. Dananir from interior Sindh and Meherbano from Lahore. So different challenges women face from different regions, different cities, different areas. Is it and they come sorry, continue. And they come together to play football. To play football. Is it like a funded kind of a thing? No, I don't think so. I think तो मेरी अब्दुल्ला सेजा से बात हुई जो कि प्रोड्यूसर हैं इसके, तो मैंने कहा क्योंकि आई नो कि इसको बने हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। अच्छा। तो ये अभी बिल्कुल रिसेंट नहीं बनी है फिल्म, इसको फिल्म को बने हुए कुछ वक्त गुजर चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें डिले की क्या वजह थी। आई थिंक अब्दुल्ला ने जब स्टोरी भी लगाई तो तब भी उन्होंने लिखा कि फाइनली नाउ इज द राइट टाइम, समथिंग अलोंग दोस लाइन। तो फुटबॉल का क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, तो उसकी मुनासबत से दे थॉट के यार पहले उन्होंने इसलिए नहीं चलाई, वो वेट कर रहे थे कि फुटबॉल का जब वर्ल्ड कप आएगा और फुटबॉल सेंट्रिक एक फिल्म है, प्रोजेक्ट है, तो नाउ विल बी अ गुड टाइम to release it. Right. It's not like ये अभी फौरन हुई है। फैसल कुरैशी भी है क्या? सोचो हंसी क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? हंसी इसलिए आ रही है कि मेरी रील्स में ना कोई पुरानी पश्तो फिल्म के जो फुटबॉल खेलती हुई हीरो हीरोइन, तो लोगों ने कहा दिस इज आवर ऑफिशियल फीफा सॉन्ग। ओह माय गॉड, इट वाज सो ऑब्सीन। एनीवे, हां, फैसल कुरैशी भी हैं who's playing their coach. फुटबॉल ग्राउंड्स की भी बात है फिल्म में, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और ये सारी चीजों के, मतलब कि जो हमारी स्पोर्ट्स। I saw the teaser, it looked pretty good. I mean, it looked like something I would want to watch. हाँ, for sure. तो ये कि यार आपकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जो ग्राउंड है, वो पॉलिटिकल रैलीज और जलसों के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कम इस्तेमाल होते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो शाउट आउट टू अब्दुल्ला सेजा एट आई ड्रीम्स कि इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं बीच में। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं और ये डरते नहीं कि कोई चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत एक्सपेरिमेंटल है, कभी-कभी मुझे लगता है ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये अच्छी चीज है। Because he is young and he's dynamic and he wants to do new things which sometimes work, sometimes they don't work, but that's okay. He keeps pushing the bar because I was talking to him and I realized कि he did Saream, he did Sare-Ra ना जो सीरीज थी, मिनी सीरीज हमने देखी थी। He did Hangoor, that was a very important telefilm, वो जो हमने देखी थी। Then he got Mehwish back with HSY in a telefilm. अभी अगर आप मिर्जा की हीर को देखें तो ठीक है, उन्होंने एक अलग सोच के तहत किया, बीच में शरपसंद किया। मैंने वो कहा ना, sometimes it works, sometimes it doesn't, but he keeps trying. The important thing is that he keeps trying something new. Absolutely. He keeps pushing the content ahead and forward, which is a good trait to have in a producer. राइटर डायरेक्टर कौन है इस टेलीफिल्म का? मैंने आप जैसे बताया, रादेन शाह इसके राइटर हैं और उज़मा ज़करिया ने इसको डायरेक्ट किया है। राइट।
आपकी इज्जत अगेन अ स्क्रिप्ट बाय उमेरा मेरा अहमद जी। और इसको सैफी भाई ने, सैफी जी, हसन ने सैफी डायरेक्ट हसन किया ने है। इसको। इसमें हम देखेंगे आफ्टर अ ब्रेक उर्वा हुसैन अलोंग साइड एहसन खान, और साथ साथ हम देखने जा रहे हैं तमाशा सीजन 4 के विनर सैफ अली खान। लेकिन एक और जो बंदा बहुत लाजमी इसमें जो है, हमारी जान है जी जी, और शान और है, जी हमारे पाकिस्तान की दिलों पहचान है, सानिया सईद साहबा, जी बिल्कुल। जो ना सिर्फ वहां पे हैं बल्कि बॉम्बे टेलर्स में भी हैं। अच्छा तो आई उसमें एम भी है। वेरी हैप्पी कि हाँ। सानिया जी जो हैं अब हमारी टेलीविजन जिंदगी में वापस आ गई वापस हैं। आ गए, हाँ। हमें नजर आएंगी। आपने देखा इसका? मैंने देखा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। एक तो मुझे ये लगा कि इट वाज कहीं कहीं मुझे आ रहा था जैसे कि शायद इट्स अ पीरियड प्ले के जरा से शायद कहीं कहीं आ रहा था कि नहीं भी है। आई थिंक देयर इज अ टाइम लैप्स। टाइम लैप्स आपने होगा। देखा कि शादी हाँ, होती है हाँ, एहसन हाँ। और उर्वा की, ताबिश और बीना मीना बीना बीना, ताबिश और बीना। बीना की शादी हुई है, हाँ। और बहुत जोरू का गुलाम टाइप और बहुत प्यार और है नहीं जोड़ू का गुलाम बिल्कुल भी, लेकिन माँ जो है वो, लेकिन नहीं प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है जो माँ को अच्छा नहीं माँ लगता। को नहीं अच्छा। प्यारी तेरी सोच हाँ तो वो तो एक टीजर था आपने देखा कि जो आपका सैफ है वो गाना गा रहा है। जम जम कली तो चमतद जाना आई थिंक उसने खुद ही साउंड ट्रैक हाँ, गाया, तो उसने वेरी खुद ही गुड गाया। वेरी गुड। एंड और फिर तीसरा जो देखा उसमें हाँ। उर्वा और सैफ साथ में ट्रेन में, और वो पूछता है ये कौन है, वो कहता है मेरी बीवी है। है या ये औरत कौन है? मेरी बीवी है। और फिर उसके एंड में एसन सेज के कुछ भी कर लो, छुरी से मार लो, हाँ। गोली मार लो, जो भी कर लो। तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें। तो वो कहानी आई वाज लाइक तो ओके व्हाट्स हैपनिंग, एंड एसन यू नो इज अ फैंटास्टिक एक्टर। उसमें no भी doubt. जो कुछ सीन्स हैं, तिजोरी खोलने की एक जगह आंसू गिर रहा है, एंड यू नो यू लाइक अच्छा यार ये ताबिश जो हमने देखा था बहुत ही लवी डवी सा, हाँ, वो इसमें कैसे आ गया। एंड हाँ, जो बड़ा पिवटल डायलॉग था कि औरतें जो होती हैं वो घर की इज्जत होती हैं और घर का सब कुछ होती है। तो मुआशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। एंड यू नो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ऑफ कोर्स जो नाम लिखाई के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप हल्का नहीं ले सकते। ले ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि उमेरा अहमद की राइटिंग को आप हल्का नहीं ले सकते। कोई ना कोई इसका मकसद होगा इस कहानी का, ये बिला मकसद एक बेकार कहानी नहीं होगी। और मुझे देख के उसको बहुत इंट्रीग हुई है। ये कब से शुरू हो रहा है? फ्राइडे 17 ये से। अभी शुरू हो रहा है, 17 ये से। रिप्लेस कर रहा है विंटर लव को। हाँ ठीक है। ये बड़ी खुशी होती है मुझे कि किसी ऐसे ड्रामे को रिप्लेस करें जो हम नहीं देख रहे थे। तो ये उस स्लॉट में हमारे Slot पास खुल जाता हाँ है। स्लॉट खुल जाता है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब डैनी जी के पोस्ट हैं, नादिया खान की मिमिक्री है, दानिश के पोस्ट की तरफ चलते हैं यार। दानिश ने एक पोस्ट लगाई, जी वो फुटबॉल के फैन है दानिश तैमूर, उनको बहुत पसंद है जी। उन्होंने लिखा आई डोंट थिंक आई एवर फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर दिस, आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल बिकॉज ऑफ यू, आई ग्रू अप विद योर मैचेस, सेलिब्रेटेड योर गोल्स लाइक दे वर माय ओन एंड फेल्ट एवरी डिफीट एज इफ इट बिलोंग टू मी। आगे बहुत लंबा उनका कैप्शन है, लेकिन लोगों ने उनकी इस लाइन को पकड़ लिया, आई ग्रू अप विद योर मैचेस का। और उन्होंने कहा कि दानिश तैमूर खुद 43 सालों के 43, और रोनाल्डो जो है वो 41 इयर्स का है। तो हाउ इज इट कि दानिश तैमूर ग्रू अप विद रोनाल्डो। तो फिर दानिश ने इस पे बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत, दानिश वाज ट्रेंडिंग ऑन एक्स। तो दानिश ने एक और पोस्ट लगाई, जो पिछली पोस्ट थी बाय द वे रोनाल्डो को फेयरवेल करने की, उसमें उन्होंने गाना चुना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और जो अगला उन्होंने पोस्ट लगाया एज ए क्लैरिफिकेशन, उसमें उन्होंने गाना चुना आई डोंट गिव अ डैम। ओके। और इसमें उन्होंने लिखा आई ग्रू अप ब्रैकेट में फ्रॉम माई 20s to my 40s, 43 राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, watching Ronaldo's career, didn't know I had to explain what grew up means, ha 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 ha, some of you are fighting grammar harder than your team fights in knockout games, and yes he is still the GOAT period। क्या कहना चाहेंगे आप? यार सही कह रहे हैं, दानिश ठीक कह रहे हैं। जब एक इंसान ये कह रहा है कि आई ग्रू अप वाचिंग दिस पर्सन, यू कुड बी द सेम एज एंड यू जस्ट ग्रोइंग अप, You're both growing up. you're both growing up, yeah. What's wrong with that? What's wrong with that? I actually didn't understand No, that. so why are people making fun of him? He's not saying that, you know, जब मैं छोटा था तो मैं उनको बड़ा देखता था। He's saying नहीं, we लेकिन grew up. मैंने इसकी मैथ की। रोनाल्डो ने जब शुरू किया तो रोनाल्डो 17 साल का था, हाँ ठीक है, दानिश तो 19 साल के थे। ठीक है। तो आप अगर करियर वाकई में, एज अ फुटबॉल फैन, इफ ही स्टार्टेड फॉलोइंग रोनाल्डो व्हेन ही वाज 19, 20, 21, ही डिड ग्रो अप। Yeah, सो व्हाट्स सो रॉन्ग विद दैट? yeah. इसमें इतना इसको डिकोड और बिल्कुल वो करने नहीं, की क्या, बिला वजह की जैसे तनकीद अक्सर जो होता है है। आप मैंने रैम्बो साहब को ऐसे ही बोलते, मैंने कहा रैम्बो, आई ग्रोन अप वाचिंग यू,
your film. लोगों को लगता है हमें बुढ़ा हाँ कर तो दिया वो है। गए यार अब क्या बात कर रहे हो आप, तो अपने बाल काले करते हैं। और मैंने कहा नहीं सर, मैं ये मतलब थोड़ी था कि आप छोटे थे उस वक्त, हाँ। बट आपकी मेमोरी होती है, यू आर अ टीनेजर और अ यंग गाय एंड यू वॉच्ड an actor, so you say कि you grew up watching. Can't you grow up watching somebody your own age? Of course you can. You can ना, Yeah. so what's the big deal? मगर एक परसेप्शन ये है ना कि किसी को कहेंगे कि we grew up watching you का मतलब है कि आप हमसे बहुत बड़े हैं और हम छोटे हैं, मतलब ये नहीं है। ये गलत परसेप्शन, गलत है, तो उन्होंने सही कहा कि ग्रामर अपनी ठीक इस करना है। परसेप्शन को चेंज। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या इस पूरी बात की, जिस वक्त ये सारी ट्रोलिंग और ये सारी बात हो रही थी इस एक बहुत ही फ्रिवलस किस्म की बात के ऊपर जिसका कोई सर पैर नहीं है और ये ट्रोलिंग बनती भी नहीं है, उसी वक्त हमराही में ये पूरा सारा सिनेरियो अनफोल्ड हुआ था। तो अगर आवाज उठानी चाहिए थी तो इस बात पे उठानी चाहिए थी कि भाई दानिश तैमूर एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो ये कह रहा है जाके एक बंदे को कि तुम रेप विक्टिम जिसका तुमने रेप किया उससे जाके शादी कर लो। मिसप्लेस्ड हमारा है ना एंगर, मतलब साइमल्टेनियसली ये हुई दोनों चीजें जी। आई वाज लाइक इतने फोकस्ड हैं इस चीज के ऊपर कि यार उम्र उसकी कितनी है, उसने ये कह दिया, अजीब मतलब अजीब। हम लोग हाँ, मुझे नहीं समझ आती कि आउटरीच करने का भी क्या है तरीकेकार और क्या सिस्टम और क्या चीजें हैं। तो मेरा ये ज्यादा मुझे उस नहीं, बात उसमें उनके बयान में कोई ऐसी चीज कोई मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसे बुरी बात या बड़ी बात थी। लो जी, तो फिर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की तरफ चलते हैं। जरूर आए, चलिए। दानियाल जफर आजकल सरबुलंद का किरदार। अच्छा, दानियाल जफर, माजरत चाहूंगी, इनकी पोस्ट मैंने बिल्कुल नहीं मैं देख पाई। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सो दानियाल का की एक हैबिट है कि हर एपिसोड के बाद ऑफ ये जो आपका है जंजीरें वो एक पोस्ट डालते हैं, उसमें वो एक डियर डायरी टाइप नोट लिखते हैं। ठीक है। तो इस बार उन्होंने कुछ पोस्ट लगाई अपनी जो डियर डायरी से बातें की, लोगों को वो समझ में नहीं आई क्योंकि ये जो पिछली 2 एपिसोड्स आई, शायद पता नहीं आपको वक्त मिला देखने का, मैंने देखी, जिसमें वो सज्जल और दानियाल का सीन था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन था जी। लोगों ने कहा जी कि दानियाल की एक्सप्रेशन, दानियाल की एक्टिंग अप टू द मार्क नहीं है। ना सिर्फ उस सीन को लेके लेकिन पहले भी एक ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी सरबुलंद जिन मुश्किलात से गुजरा है, जो ट्रॉमा उसने फेस किया, उसको एक्सप्रेस या इमोट सही तरह से वो नहीं कर रहा, और वो सब कह रहे हैं कि जी ये फॉल्ट दानियाल का है। मुझे लगता है, अगर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, बड़ी हद तक फॉल्ट राइटिंग का है, लेकिन बहुत सारे लोग वो डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ कर रहे, वो कह रहे हैं यार कि ये लैप्स ऑफ परफॉर्मेंस है। दानियाल ने एक पोस्ट तो ये लगाई, डियर डायरी। मैं एक सेकंड, राइटिंग तो हर एक पे अप्लाई होती है ना? नहीं, कुछ ट्रैक है, जैसे मेरी आपसे जब बात हो रही थी आपने कहा शीरीन और वो जो सुराब वाला ट्रैक है वो बड़ा जबरदस्त है। जो सरबुलंद वाला ट्रैक है, अब अगर आप दानियाल की एक्टिंग की बात करें, लेकिन दानियाल तो सरबुलंद ढूंढ क्यों नहीं रहा रबिया को? हाँ वो है, ये एक्टिंग में तो नहीं आता। एक्टिंग में तो नहीं आता ना, वो तो एक्टिंग में नहीं, वो तो राइटिंग में आता है कि यार पुलिस क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा। दानियाल ने लिखा, डियर डायरी, ऑपरेशन क्राई मॉग अनसक्सेसफुल, from single control tier man to weeping like a baby, performative masculinity aura minus 2000, though vulnerable masculinity aura plus 1999, current balance -1. Grief is the one unexplainable suffering that affects each person differently. Some grieve in silence, some in denial, some in numbness, some in emptiness, some with tears and some without. People are stupid to wish for their own version of grief to be imposed onto the others. Side note, considering becoming an actor, but only loud acting here is considered acting. They want you to act and not be. Being in real life is much more subtle than we realize. Glycerine has ruined people's perception of real life Glycerine has ruined people's perception of real tears and breakdowns. Can grounded, nuanced approach make a breakthrough? I have grown up with haters since grade school. Kindly try harder. Jazakallah. अब पूछिए क्या कहना चाहेंगी? क्या मैं आपको पूरी बात बता दूं पहले? अच्छा। एक ये हुआ, फिर दानियाल ने एक पोस्ट लगाई कुत्तों के भौंकने की। ओके। इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने वो शेयर की, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने शेयर किया और नीचे आपने देखा होगा एक पिल उन्होंने बनाई है जी, गोली जी। उन्होंने ये किया
एक बंदे ने कमेंट किया, क्या मतलब है, टेक अ चिल पिल? आई डोंट नो। Okay. एक बंदे ने कमेंट किया, आई फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ योर मेसी प्रोफाइल, मेक इट क्लीन, पीपल वांट टू सी यू एज अ सरबुलंद। तो दानियाल ने लिखा, काइंडली शट अप एंड अनफॉलो मी। JZK means Jazakallah, right? JZK Jazakallah and heart, purple heart. फिर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, Okay, who's that? इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव अ चॉइस, ब्लू पिल और द रेड पिल। Okay. ब्लू पिल पे लिखा, रेड पिल का उन्होंने एक लंबा सा नोट लिखा, यू कीप obsessing over a celebrity that does not know or care about your existence. You let the insecurities of your own life be projected upon others in the form of hate. Failing to recognize your projection is a reflection of your own deep-rooted insecurities. Meanwhile, your favorite celebrity and the one you hate are partying together, laughing at this. You give your exam, go to college, time goes by, now your dreams have turned sour because you let sour होता है, sour होता है, Sour. हैं? Sour. सावर तो वो होता है, खट्टे को कहते हैं। ये क्या है? ठीक है, वही वाला खट्टे वाला। तो Time goes by, sour. now your dreams have turned sour because you let negativity drive your life, so you're stuck in a 9 to 5 cubicle that you never wanted. Meanwhile, the celeb you hate keeps working towards more inevitable success. Now you got a kid and that kid gets bullied at school and gets called things you once said to the celeb you hated. Now it sinks in. There's no inherent difference between you and the bully bullying your kid. Your whole life has been spent in invisible toxicity, and your inability to be self-aware and rise from all of this has cost you quality of life. And guess what? That celebrity you hated continued to gain millions of fans and is now peaking. They're smiling, you're miserable, now you hate the world even more. ये रेड पिल है और ब्लू पिल है, शट अप, वेक अप। पहली लाइन की थी कि you're writing about a celebrity who doesn't care. It doesn't look like he doesn't care, buddy. When you don't care, you behave like Danish Taimur. You just don't respond. Danish Taimur responded. And he cared about that, right? But to his did he respond to the drama No. criticism? Yeah. This he responded to a personal post. नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करते When you respond, it means you care. So Danish, of course, cared about the football post, and he responded. This is a very big indication of caring about what people think. And it's not a very elegant response, I have to say. It's not a very elegant response. Tell me something, as a person who does this professionally, reviews drama, and you are a critic as well, obviously, well known around the world. How would you rate Danial's performance as Sarbuland? I like it. I like Danial's performance as Sarbuland. I wouldn't say it's outstanding, but I think that the character that has been sketched as Sarbuland, he fits that profile very well. It's like a urban/hybrid. ये तो performance में ना आया ना, ये तो boy. No, but he fits that profile very well. Profile fits profile, but what about his पहली चीज तो expression? प्रोफाइल फिट है ना, पहली चीज है कि प्रोफाइल वो फिट करता है उसके लिए, दूसरी चीज है परफॉर्मेंस भी उसकी बिलीवेबल है. I wouldn't say outstanding है because at times it doesn't move me, but it's a believable performance. It's a good performance. It's a good performance. It's a good performance. It's not an outstanding performance, but it's a good performance. हाँ, performance outstanding होती भी नहीं है. तो मुझे कोई उसमें एतराज दानियाल की परफॉर्मेंस पे नहीं है, उससे ज्यादा मुझे परफॉर्मेंस उनकी इस परफॉर्मेंस पे एतराज है. अच्छा, ये जो दानियाल ने पोस्ट शोज लगाई हैं ना, स्टोरियां लगाई हैं, हाँ, मुझे इससे पहले तक दानियाल की परफॉर्मेंस को इतना मैंने उस तरह से स्क्रूटनी के साथ देखा भी नहीं था. हाँ. सिवाय ये जो आखिरी एपिसोड आई है जिसमें मैंने देखा दानियाल की, उसमें भी दानियाल की परफॉर्मेंस से मुझे प्रॉब्लम नहीं था. मुझे प्रॉब्लम ये था कि दानियाल बोल रहा है और कैमरा सज्जल के ऊपर है. वो आपने बताया था यार. तो मैं कहा ये क्यों हो रहा है, या अगर दानियाल ने वो सीन अच्छा नहीं किया था तो डायरेक्टर साहब उसको रीशूट कर देते उस वक्त, या फिक्स कर देते, या जो भी. क्योंकि जितना मैंने दानियाल को देखा वो ठीक था. मुझे सरबुलंद का किरदार जैसे लिखा हुआ उससे ज्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत के दानियाल की परफॉर्मेंस. बट ये जो पोस्ट है, जैसे आपने भी कहा, ये बड़े अनडिग्निफाइड से लगते हैं. They're not elegant, yeah. एक्टर्स जो हैं हमारे, जो स्टार्स हैं, अगर वो हर चीज का जवाब देना शुरू हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो एंड टू इट. बिकॉज अगर आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके ड्रामे को, अगर आप सिर्फ जंजीरें के अब तक के व्यूज देख लें, several hundred million व्यूज हैं यार. Yeah. अब अगर आप सब लोगों का ओपिनियन कंसिडर करने बैठ जाएं
और हर एक को जवाब देना शुरू कर जाएं तो उसका तो कोई फिर हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। सो बेहतर ये है, मैं बहुत बार मैं और आमना पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अदाकारों को चाहिए कि अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ है, यार शाहरुख खान का लोग मजाक उड़ाते हैं अदाकारी का, अमिताभ बच्चन का लोग मजाक उड़ाते हैं अदाकारी का, मैंने नहीं देखा कि अमिताभ बच्चन ने कभी मुड़ के कुछ जवाब दिया हो, या शाहरुख खान बहुत आगे आप चले गए। अमिताभ बच्चन सलमान खान को आज तक लोग कहते हैं उसको अदाकारी नहीं आती, सलमान खान ने कभी बोल, वो तो अपना मजाक उड़ाता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके के साथ कि जी हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही पहुंच गए यहाँ पे। लोग इतना एक्टर्स उसको इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं चीजों को? अगर तो जब उनकी बहुत थिन स्किन हो, मुझे लगता है यू नीड टू डेवलप अ थिक स्किन। कहते हैं ना, if you can't take the heat, get out of the kitchen. It's a hot place to be. When you're a public figure and people are judging you on a performance, it's a hot place to be. You need to be able to take the heat. Some of it will be right, some of it will be wrong, some of it will be rubbish, but you can't respond to it. You have to maintain your dignity. And here Daniel has not maintained his dignity. I was By putting pictures of dogs barking, and even his post was trying to be like over intellectualizing a problem and trying to be very smart about it. Yeah, I was a bit disappointed. It's not a I was a good bit look. disappointed. लेकिन simultaneously अगर आप सार को देखें, सार को कितना क्रिटिसिज्म मिला है। Yeah. कभी उसने आके ये बोला कि मेरी एक्टिंग है, मेरा कुछ है, और इतने हम एक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन एक्टर का, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर का क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना बनता नहीं है, जरूर बनता है। अगर कोई एक्टर अपने जो उनकी तरफ क्रिटिक आ रहा है या क्रिटिसिज्म आ रहा है, अगर तारीफों को एड्रेस कर रहे हैं, उनका बिल्कुल बनता है, वो जरूर करें, लेकिन फिर बेहतर तरीके के साथ एड्रेस करें। Absolutely. आप इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, चले इंटरव्यू में नहीं बैठना, लेकिन अगर आपने स्टोरी पे करना है, अपने उस पे करना है, आप खुद एक वीडियो लगा दें, आप खुद एक रिटन स्टोरी को लगा दें। तो यार क्यों लगाएं? ड्रामा अंडरवे है, ड्रामा चल रहा है। नहीं, अगर उनको अगर मैं किसी से राइट तो नहीं छीनता ना, अगर लोग उनके बारे में बात करें तो उनके पास भी राइट है। राइट ना छीने, लेकिन एक चीज गलत और एक बुरी तो है ना। अभी वो दानियाल जफर नहीं है, अभी वो सर बुलंद है लोगों के लिए। अब वो तो मेरा ख्याल है जब तक नहीं, लोग ट्रोलिंग फिर दानियाल की कर रहे हैं, दानियाल की करें तो इग्नोर करें, दानियाल की कह रहे हैं। अब लोगों ने कहीं पे स्क्रीनशॉट निकाल के देखे, उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे दानियाल इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, कि यार सीन में जब ही मुड़ा है अगर किसी तरह या जा रहा है या सीन एंड होने वाला है, तो वहां पे पीपल आर सेइंग कि यार वी कैन टेल दैट ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ, ही वाज अबाउट टू लाफ, बर्स्ट आउट लाफिंग। मैं उसको नहीं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सका। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो एक एक्टर ऑन टेलीविजन है, उसका ड्रामा चल रहा है, उसको एड्रेस करना ही नहीं चाहिए। मतलब है कि एड्रेस ही नहीं करना चाहिए। हाँ, ख़त्म हो जाए, ड्रामा ख़त्म हो जाए, एक होलिस्टिकली बैठ के अगर उनको बात करनी है कि मेरा ये ड्रामा चला, उसमें आप लोगों को कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा, आप समराइज ज़रूर करें। नहीं, लेकिन अगर वो एड्रेस क्यों ना, अगर लोग एड्रेस कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, वो खुद क्यों नहीं फिर बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल में फिर ये एक बहुत मैच्योर एक्टर की निशानी होती है कि वो जब अंडर वे होता है रोल, उसका कैरेक्टर चल रहा होता है, तो वो उसको एड्रेस नहीं करता। Which is something that Sania Said said. She said, if you're invested in a drama, and if I'm in that drama, I don't want to talk to you while it's underway, because that. Then why do we seek actors and why do we do their interviews then? Us. We will seek always. That is our job to seek. It is their job no, to but say if no. your perspective is that they shouldn't talk about the performances, then why are we seeking their interviews? It is our job to seek now. हमें तो. But you're also saying that they shouldn't talk. But you're seeking with the intention that he will say no to you. If he's taking his character seriously enough, if they are taking their character seriously enough, and if they are intricate characters and they say no, I respect them. Well done. नहीं दिया इंटरव्यू। अहमद अली अकबर ने नहीं दिया इंटरव्यू परिजात के वक्त, शक्ल बदली हुई थी, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। सानिया सईद मेरे संगे माँ में था, नहीं उसको वो जो रकीब से में नहीं दिया उन्होंने इंटरव्यू, ने कहा एंड तक नहीं दिया। आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा अगर मैंने अभी दिया और बैठ के एक्सप्लेन किया। मैं नहीं दूंगी। बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं, इवन जंजीरें में से कई एक्टर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं ख़त्म हो जाए, कैरेक्टर ख़त्म हो जाए, आगे चला जाए, फिर हम बात करेंगे। सही है, जो दे देते हैं हमें फ़ायदा है यार, हम क्यों डिनाई करें? हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ ट्रेंड कर रही है। लेकिन कभी कभी हम भी नहीं करते, हम नहीं करते कि यार ये इस नौयत का। एंड विद ऑल फेयरनेस, सहार का कैरेक्टर शदाई में इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा, जंजीरें में लिया जा रहा है। वो मर गया कैरेक्टर, तब वो इंटरव्यू हुआ है, तो ठीक है, ख़त्म हो गया।
बट जो लोग नहीं देते, जिनके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं, इट मेक्स कंप्लीट नहीं, और कभी तो ड्रामा भी तो लाइट हार्ट इतना सीरियस नहीं होता ना, हर तो ड्रामा वही मैं- जंजीरें तो नहीं वही होता मैं कह रही हूँ ना कि हर शुगर- ड्रामा रकीब से नहीं होता एग्जैक्टली कि आप जिसके किरदार को लेके आ जाएंगे तो वो खुल जाएगा, या एक और पाकीज़ा नहीं होता हर एक ड्रामा जिसमें आप Absolutely. अवॉइड करते हैं। और एब्सोल्युटली मैं और आमना वैसे भी राइटर्स और डायरेक्टर्स का तो एनीवे अवॉइड करते हैं। हम एंड पे करते हैं जब एक्टर्स का हम कर लेते हैं, बट राइटर्स और डायरेक्टर्स की हमारी कोशिश होती है कि खत्म होने के बाद कैसे आप बात कर सकते हैं कंक्लूजन पे पहुंचाए बगैर। लेकिन कोई ड्रामा आपका चल रहा हो, लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप उसको एड्रेस करते हैं, जरूर करें अगर आप डिग्निफाइड तरीके से कर सकते हैं, अगर लाजमी है करना। हाँ, डिग्निफाइड तरीके के साथ हाँ। करें यार, अच्छे तरीके के साथ करें, इस तरीके के साथ ना करें। ये मैं डिसअपॉइंटेड हुआ थोड़ा दानियाल के साथ, जो कि मैं नहीं होना चाहता, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दानियाल। लो जी, ये जहाँ पे सीनों की सारी बात हो रही है, तो नादिया खान साहिबा काफ़ी अरसे से उनकी कोई सुर्खी नहीं आ रही थी, तो उनकी एक वीडियो अभी बड़ी चल रही है हर वो तरफ, भी जंजीरें रिलेटेड, वो भी जंजीरें रिलेटेड। वो सज्जल का दौड़ने का मजाक उड़ा रही है और वो कह कोई रही है, है कोई है, कोई है, कोई है। और उन्होंने कहा कि वो ऐसे कोई है, सज्जल ने बोला कि जैसे वो किसी दरिया के किनारे बैठी हुई है और वो गा रही है कि कोई है जो आए मेरे दिल को लुभाए, इस तरह का। तो बेसिकली उनका प्रॉब्लम ये था कि ये इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पीछे बंदे पड़े हुए हैं तो आप बोलोगे बचाओ या हेल्प मी, या आप ये नहीं बोलोगे कोई है। तो ये उन्होंने जब बोला और उन्होंने बड़ा एक ऑड सी मिमिक्री की सज्जल की, तो उस पर फिर साइमा अकरम चौधरी साहिबा का कमेंट आया। उन्होंने लिखा, इस खातून को किसी साइकाट्रिस्ट की अशद ज़रूरत है। मेरा एक दिल से लिखा हुआ स्क्रिप्ट इन्होंने अपनी इंतहाई फजूल एक्टिंग से पूरा बर्बाद कर दिया था। अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं। वो जिद्दा ड्रामा जो उनका आया था ईद पे शायद, हाँ। अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं, बल्कि तनकीद नहीं तज़हीक करती हैं। यूं समझें बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है। और इसका जवाब नादिया खान साहिबा ने दिया, साइमा अकरम चौधरी टोल्ड मी टू सी अ साइकेट्रिस्ट, सो आई डिड, डायग्नोज्ड विद अ सिवियर केस ऑफ ट्रुथ सिंड्रोम, aka practicing free speech and calling out bad writing. There is no cure for my honesty, but there is a prevention for you. Write better scripts and fix your production errors. As somebody who reviews dramas for a living and is a world-renowned critic, क्या कहना चाहेंगी आप इस सिनेरियो पे? मैं कहना चाहूंगी कि क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह एक बचाव की है। सेकंड बात करने से पहले सोचिएगा, जो रोस्ट और जो कॉलें और जो आपने किया है, ठीक है ना, वो सोच के जवाब दीजिएगा। मैं आप ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है। मैं बिल्कुल सोच के जवाब दूंगी, मैं बिल्कुल सोच के जवाब दूंगी। मेरे ख्याल है कि किसी भी क्रिटिसिज्म में और क्रिटिक में अगर रिस्पेक्ट को आप लूज कर दें ना, तो वो होता है जो ये हुआ है। देयर इज अ इंटेंस लैक ऑफ रिस्पेक्ट बाय नादिया खान एंड बाय साइमा अकरम चौधरी, दोनों की तरफ से आई सी एन एक्सट्रीम लैक ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच इज अ प्रॉब्लम, एंड आई सी दैट प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन आवर इंडस्ट्री मोर एंड मोर। हम जरूर रोस्ट करते हैं, ह्यूमर जो है ना, ह्यूमर व्हेन डन द राइट वे, हाँ बहुत कर, और करते रहेंगे, हम बहुत बुरा रोस्ट। मेरा नहीं ख्याल हमने कभी भी रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस की है रोस्टिंग में, नहीं किया। हमें फोन आते हैं यार, ये तो डिपेंड करता है, आप बता दें कब कहाँ ये तो कोई अब नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ आमना कि हो सकता है कि मैंने और आपने कभी किसी एक्टर के बारे में कोई बात की हो जो उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो, शायद में हमारी नियत ना हो। बिल्कुल, लेकिन हमने इस नियत से नहीं किया। अब हम नादिया खान की नियत को कैसे गेज करें? नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट की बाउंड्री क्रॉस हो गई ना उस रिव्यू के साथ। रिस्पेक्ट की एक, आप जब विजुअली एक चीज देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री क्रॉस हो गई है उसमें। अच्छा, मेरा ना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली दूसरा है। नहीं, मेरा ये भी है कि हो गई है, लेकिन आगे से जो साइमा अकरम ने कहा वो भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि देखें, मैं और आप अदाकार नहीं है, हमें एक बहुत बड़ा लाइसेंस ही इस चीज का मिल जाता है कि हम क्योंकि खुद अदाकार नहीं हैं, इसलिए हम जब किसी बात को क्रिटिक कर रहे हैं या एज क्रिटिक्स किसी बात पे तनकीद कर रहे हैं, आपने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी जर्नलिज्म की हुई है, पढ़ा हुआ है, तो हमारा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। अदाकार जब बैठ के दूसरे अदाकारों को, और ये बात पहले आप काफ़ी बार कर चुकी हैं कि ये एक
बहुत सारे अदाकारों में, हालांकि जाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब नादिया खान साहिबा बैठ के किसी पे तनकीद करेंगी, चाहे रोस्ट हो, चाहे फनी वे में करें, चाहे जिस भी तरह से करें, तो फिर ये तो होगा फिंगर पॉइंटिंग कि यार अच्छा आपने फिर क्या किया। कितनी दफा आपने कहा है कि सुनिया की चुभी। हाँ, तो वो तो फिर होगा कि यार अच्छा आपकी फिर अदाकारी कैसी है। कल को हसन और आमना एक्टिंग करें और बुरी एक्टिंग करें तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे यार कि आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। अगर हम रोस्ट करेंगे हमें भी ये बातें सुननी पड़ेंगी, तो फिर ये तो सुनना पड़ेगा। या तो अगर आपकी अदाकारी ऐसी हो कि जिसको यूनिवर्सली लोग इतना मानते हो, मतलब अगर आप एक लेजेंडरी एक्टर हो, अगर सानिया सिद्दीकी बैठ के तनकीद करती है ना किसी पे, हाँ। यार मैं सुन, लेकिन सानिया सिद्दीकी कभी कभी ऐसे नहीं तनकीद करेंगी नहीं ना, करेगी। यही तो बात, हम कभी नहीं करेंगी ऐसे। नुमान इजाज चले बैठ के अगर करें, मैं उनको सुनूंगा, आई विल बी लाइक ठीक है यार। और हो सकता है कि उनकी कोई बहुत हार्ड हिटिंग क्रिटिक भी हो सकता है उनका ह्यूमर भी हार्ड हिटिंग हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, लेकिन प्लीज यू कांट टर्न अराउंड एंड टेल नुमान इजाज की यार आपने क्या कर लिया। नहीं, दूसरी चीज है कि मेरा नहीं ख्याल वो रिस्पेक्ट की जो लाइन है वो क्रॉस कभी करेंगे। नुमान इजाज साहब वो कर भी सकते हैं, वो अपने ह्यूमर में कुछ भी बोल दें, उनका भी ह्यूमर है, बोले यार मैंने बोल दिया। मगर उनको आप ये नहीं कह सकते, आपको पता नहीं है। फैसल कुरैशी अगर करे उन्हें करते भी नहीं, उनको आप नहीं बोलेंगे यार कि आपको नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली नादिया खान का जो फिर जब वो ये लिबर्टी ले लेती है ना, उस पे फिर सही नहीं लगता। किसी नॉन एक्टर का वो लिबर्टी लेना वो चला जाता है कि यार वो अच्छा फन, एक एक्टर का इस तरह की लिबर्टी लेना वो देन इट्स अ बैड लुक इन माय। मुझे तो वो क्लिप भी थोड़ा बिलो द बेल्ट क्रिटिक लगी ना, कि आप मजाक उड़ा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। हम करते हैं मिमिक्री, अब क्या मैं उस पे कहूँ। मैं इस पे इसलिए नहीं ज्यादा बात करना चाह रहा क्योंकि हमने बड़ी बड़ी बातें हमने खुद भी शुगल में बोली। मैंने भी शुरू में की भी है, मगर मैंने आई थिंक विद टाइम वी हैव आल्सो इवॉल्वड। आपने याद आप किसकी वो मिमिक्री करती थी? इरसा गजल की है, इरसा गजल। नहीं एक और आप बड़ा वो फहाम करती थी। वो किसकी करती थी? नाजिश की करती थी। हाँ, नाजिश जहांगीर की। आप वो तो ठीक है, मैं उस पे नहीं कहता यार। उस मिमिक्री में भी मुझे लगता है मैंने लाइन नहीं कभी क्रॉस की। यार उन्होंने भी क्या कहा है। हाँ। अच्छा बाय द वे उनका जो क्रिटिक है उस पे मुझे ये है, क्रिटिक इज द राइट। अच्छा हसन, वी नो। नो पीपल स्टिल कॉल क्रिटिक्स क्रिटिक्स। एनीवे, जो उन्होंने कहा कि उसने कहा लड़की ने कि कोई है, इसमें क्या गलत है? मुझे तो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। मैं तो उस पे पूरी वो आप तो कर चुकी हैं, लेकिन मैंने ये आवाज उठाई थी कि वो कैसे पहुंच गई आवाज, वो फेयर है। लेकिन कोई है से क्या प्रॉब्लम है? कोई है, हाउ इज बचाओ और हेल्प मी और सेव मी और व्हाटएवर डिफरेंट देन कोई है? रिस्पेक्ट, आई थिंक रिस्पेक्ट की लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, स्पेशली विद योर पीयर्स। दैट्स अ थिंग, पीयर्स के साथ नहीं करनी चाहिए। बाकी लोग कर भी रहे हैं तो आपको अपने पीयर्स के साथ नहीं करनी चाहिए, which is where the conflict whole thing comes in. But I feel that both of them were very disrespectful, not just one person. Do you think Saima Akram should have also? Of course यार, ये कहना थोड़ी चाहिए था कि आप shown restraint. इनको साइकाइट्रिस्ट को इनको चाहिए कि दिखाएं। हाँ ये तो ये भी मायूब बात है कि साइमा अकरम ही हमारे मुल्क की बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी राइटर हैं, तो उनको चाहिए था कि वो भी एक रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। लो जी, लाहौर में 2 इवेंट्स हुए, एक YSL का लॉन्च हुआ, एक अरमानी का कुछ हुआ। अब जो मेरे जैसा आम बंदा है वो उसको लगा कि यार YSL आ गया पाकिस्तान में, अरमानी आ गया पाकिस्तान में। YSL पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज और भी थे, लेकिन हानी आमिर जहाँ जाएं तो फिर वो बाकी सबको ओवरशैडो कर जाती हैं, तो उनके लुक को लेके बड़े एतराज़ात हुए। आई थिंक सबसे पहले किरण मलिक ने कोई पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा कि फैशन वाज स्टेड एट होम, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, के जो भी लोग आए, बिकॉज YSL इज अ बिग ब्रांड व्हेन इट कम्स टू फैशन, वेरी फैशन फॉरवर्ड, ग्लोबल जायंट, तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन थी कि जी YSL का इवेंट होगा तो बड़ा कोई फैशन सेंट्रिक फैशनेबल होगा। उस पे बात हुई, और फिर अगले 1-2 दिन बाद अरमानी का वो इवेंट था जिसमें हमजा विद हिज मूच एंड सज्जल वर देयर, और उसकी भी बड़ी बात हुई। तो अब पहले तो ये बताएं कि आप फैशन से आपका ताल्लुक है, आप फैशन क्रिटिक भी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी, वर्ल्ड रिनाउंड। तो वर्ल्ड रिनाउंड, तो अभी ये क्या YSL अरमानी आ गए हैं, क्या है और क्या ये है? मैंने अपनी छोटी सी दुनिया में छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल कि YSL और अरमानी एज ब्रांड्स हैव लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज दैट वुड हैव बीन मच बिगर।
It would have been, those launches would have been much bigger. They would have launched in a bigger way, and most importantly, दूसरी बात YSL खरीद कौन रहा है यार? exactly. दूसरी बात है कि it would have been on their platforms had they opened in Pakistan. So I don't think YSL and Armani have opened in Pakistan. However, ऐसा possible है, और जो मुझे एक दो sources से भी पता चला है कि they are official distribution शुरू हो गई है. Okay, that's which is also good great. enough. हाँ, official distribution शुरू हो गई. पहले तो ये होता था ना कि जी छोटी छोटी दुकानें थी, तो वो खेपिया टाइप लोग होते थे जो ले आते थे, यहाँ से बेच रहे होते थे, आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती थी. ये अपेरेंटली ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि YSL की हो रही है और अरमानी ब्यूटी की हो रही है. उसका लॉन्च था लाहौर में. YSL की किन चीजों की हो रही है ये? क्लोथिंग की क्लोथिंग की हो रही है? अपेरेंटली. और Perfumes अरमानी की हो रही ब्यूटी है, है, cosmetics? सभी होगा मेरे ख्याल है. Okay. मैंने जहाँ तक सुना क्लोथिंग है, लेकिन ब्यूटी भी है, और अरमानी ब्यूटी है. Armani's only. अरमानीज ब्यूटी. एंड जहाँ तक मैंने सुना, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जी उनके अपने प्लेटफॉर्म पे दोनों ब्रांड्स ने मेंशन नहीं किया वो लाहौर में खुलना, लेकिन टैग हुए हुए हैं, वो मेंशन हुए हुए हैं लोगों की पोस्ट पे. तो फिर हमें ये बताया गया कि वो 1-2 दिन के बाद आपको उनके भी पेजेस पे नजर क्या आ आप जाएगा. अगर हाँ कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई आ यहाँ जाता पे है. या ठीक है. ये तो उनकी डायनामिक उनकी आपने बता दी, शुक्रिया आपका. अब हानिया की लुक पे बड़ी बात हुई यार. जी. आप एज अ फैशन क्रिटिक क्या कहना जी. चाहेंगे हानिया की लुक के बारे बड़ी में? इंटरेस्टिंग ये आपका सवाल है. मेरा सवाल हाँ. मैंने तो बड़ा सिंपल सवाल नहीं, पूछा आपसे. इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं चाहूंगी कि आप हानिया की लुक को और सज्जल की लुक को साथ साथ रखें. मैं रख लेता हूँ. और मैं comparison आप of यहाँ पे course- चला देना भाई हानिया की मैं of लुक और course, सज्जल के साथ साथ ये- आमना के नीचे दोनों की फोटो मैं चला who देना. wore it better या वो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रही, मगर इसका कंपैरिजन इसलिए बनता है कि जो हानिया ने पहना हुआ था, शी वाज हेड टू टो इन YSL. जूते भी उनके YSL के थे, वो जो स्कर्ट थी वो भी YSL की थी, ब्लाउज उनका मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो भी हेड टू टो YSL था. It was a terrible look. It was really badly styled. Really badly styled. Many celebrities have worn that skirt. It's a beautiful skirt. There needs to be a color break in that outfit. It's summer, it's Lahore. Why are you head to toe in a black bodysuit with that skirt? जिस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने पहना है वो कलर ब्रेक किया है उस स्कर्ट के साथ. वो तो फिर स्टॉकिंग्स के बगैर पहना ना फिर. नहीं स्टॉकिंग के साथ पहना है. आप स्टॉकिंग भले ब्लैक पहन रहे हैं, स्कर्ट के कलर्स हैं भाई, वो स्कर्ट कई कलर्स में आती है. अच्छा, काले के अलावा वो आप फूशिया पिंक में पहन लेते हैं, या आप ऑरेंज में पहन लेते हैं, या वाइट में पहन लेते हैं. स्कर्ट को कलर ब्रेक स्टॉकिंग्स कैसे पहनती फिर उसके साथ? पहनी में है ना तो स्टॉकिंग काली, तो इसीलिए काला पहना ना. तो फिर ब्लाउज का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लाउज को और पहन लेती हैं साथ. The blouse was very bad, and all the color blocking was too much. It was too much black. लेकिन it was Hania Amir. है? It was Hania Amir. Yeah. Okay. So you're saying the look wasn't that great, but it was Hania Amir, as in Hania doesn't wear. No, but it was an original Hania Amir look. I mean, it was her. It was her. Which is that a good thing or a bad thing? That's a great thing. यार आप क्यों कंफ्यूज कर रही नहीं, मैंने confuse सारा नहीं. दिमाग को. It's a great thing. It's a great thing. Okay, so कभी sense of style आपका गलत हो जाता है. Here it went wrong, but it's her. It's quintessentially Hania Amir saying, I don't give a damn what you guys think about me. मेरी टांगे भी आपको नजर आ रही हैं. मैंने हाई हील्स बड़े जबरदस्त जूते बहुत अच्छे थे पहने हुए हैं. ये मेरी ब्लाउज है, ये मेरी ब्लाउज है, ये मेरे बाल है, मैंने स्लिप बैक किए हैं, मैं ही हूँ ये, मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई, यही मेरी शक्ल है. लव इट और लीव इट. एंड शी इज कूल विद दैट. शी इज अ कूल गर्ल. And you appreciate that. I appreciate that. I appreciate that originality. In comparison, आप सज्जल की look देखें. She was wearing Mohsin Tabassali, Mo by Mohsin. Beautiful outfit. Beautiful constructed outfit. Also all black. Bodice भी था, cover भी था, उनकी glasses भी लगी हुई थी. I didn't feel like it was Sajal. So the look was great, The look was beautiful. but it wasn't Sajal. It wasn't Sajal. Why do you say that? Because I see Sajal more as a traditionalist when it comes to dressing. यार up. अब अरमानी की लॉन्च पे शलवार भी यार अरमानी ने आपको पता है बहुत साउथ एशियन इंस्पायर्ड कलेक्शन भी बनाई हुई है. मुझे तो क्या पता होगा. यार मुझे कहाँ से पता होगा? आप ये सवाल कैसे सबने पूछे? बनाई हुई है. अरमानी में बनाई हुई है, YSL ने भी बनाई हुई है, Chanel ने भी बनाई हुई है, सबने बनाई हुई है. There is a lot of clothing that can be also, which is like very Asian inspired. ऐसी So बात नहीं है. are you saying Sajal
wasn't able to pull off a Western look, or is It better didn't feel suited? like it had originality or authenticity. It was not an authentic Sajal Ali look. You know, glasses वो नहीं लगाती है, लगाई नहीं थी. It was like a look that somebody had put together for her. It was a great look. So what's wrong with that? What's wrong in I mean, experimenting when with we look at celebrities and the way they dress, there has to be originality, and that is what is most appreciated. When a Jennifer Lopez goes onto a red carpet, you know the way she's going to dress, and you appreciate her for that. Or when a Zendaya goes on a red carpet, she has a very, very avant-garde way of dressing. आपको पता है वो कैसे कपड़े पहनती है. नहीं तो ये तो I'm understanding what you're saying, but फिर ये इस एम्बिट में नहीं आ जाता कि ये तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है यार. नहीं तो predictable. आप जब आप फैशन फॉरवर्ड होने की बात करते हैं तो फिर उसमें एक चीज ये नहीं होती कि you've got to push the envelope. You push the envelope within your realm, within your ethos. You don't push the envelope beyond that. It doesn't seem original then. It doesn't seem real. It seems fake then. Not that it was that fake, but I had a problem with the glasses. Why? You know? It was like, you know, you're trying to put together a look that... और हमजा का फिर कैसे लिखे आप? Hamza, I think he's in character. हाँ, बट मुझ के अलावा सही है. Hamza तो classic suit था, उसमें क्या था? अच्छा लग रहा था. हाँ, Hamza बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे classic suit. सजल लग बहुत अच्छी रही थी. मुझे ये था कि I wish there had been a little more, you know, traditional Sajal, because that's what her sense of style is. It's a bit traditional. You know, it's not that sharp, demure, black look with the hair and the glasses. That's not Sajal. अच्छा And सजल, why didn't either of them wear white? I mean, Armani is known for his whites. Why couldn't it have been a white look? उनको ब्रीफ नहीं मिला हो शायद. सजल ने एक स्टोरी भी लगाई. और मोहसिन की इतनी खूबसूरत white collection भी थी अभी. So they could have picked something white. सजल ने एक स्टोरी भी लगाई. हाँ. I am proud of every woman who represents Pakistan, whether it's through her work, her art, her voice, or simply the grace with which she carries herself. Each one is contributing in her own way. We all shine differently, and that's what makes us stronger. Let's celebrate one another heart. She didn't tag Hania, but a lot of people felt कि ये हानिया के बारे में बात हो रही थी क्योंकि हानिया के लुक को बहुत लोगों ने डायसेक्ट किया और बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए. कुछ लोगों ने बहुत बुरे अल्फाज. वो तो खैर नहीं करने चाहिए ना, वो तो बेकार चीज़ है. लेकिन फैशन क्रिटिक की जहाँ बात है, वहाँ पे आप फेमिनिज्म नहीं ला सकते. इट्स फैशन क्रिटिक. You're critiquing a style and its appropriateness for an event with a cultural perspective, yes or no, with your climate and weather, yes or no, with your crowd and audience, yes or no. एक context बनता है ना स्टाइल का हमेशा. आप out of context नहीं ले जा सकते उसको. मतलब MTV अवार्ड्स के लिए सेलिब्रिटीज एक डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप होते हैं, ऑस्कर्स के लिए डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप होते हैं, फैशन वीक के लिए डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप. तो आप ये कह रही हैं कि जस्ट बिकॉज अच्छे अल्फाज में, ये नहीं कि जो बुरे लोगों ने जो गलत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें नहीं, कभी भी जस्टिफाइड. लेकिन अगर आप किसी फीमेल सेलिब्रिटी की लुक को डायसेक्ट कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें फेमिनिज्म फिर या ये नहीं आना चाहिए कि यार वो लेट्स अपलिफ्ट वुमेन और ये. यार आई मीन ऐसे तो फिर किसी की परफॉर्मेंस को भी ना आप क्रिटिसाइज करें. लेट्स अपलिफ्ट द बैड एक्टर्स एज वेल. ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब है कि ऐसा तो नहीं होता. देन यू आर जस्ट पुशिंग फॉर मीडियोक्रिटी. नहीं, फिर इसमें एक चीज आ जाती है कि एक्टिंग तो चलो एक परफॉर्म, ये तो आप उस एम्बिट में आ जाता है ना कि आप बंदे की बॉडी शेमिंग, ये वो बॉडी शेमिंग तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है ना. बट जहाँ तक स्टाइल सेंस की बात है, you're critiquing somebody's style sense that somebody has put together for an event with a purpose. यार आपका क्योंकि फैशन से ताल्लुक है इसलिए आप जस्टिफाई कर रही हैं इस बात को. अगर आपका फैशन से ताल्लुक ना हो तो आप कहती हैं यार अगेन सजल लग बहुत अच्छी नहीं थी. I wish it had been a little more traditional because that's who I relate to her as being. That's her ethos, her personal style. But that's how you relate to her, na? Maybe she doesn't relate to her. That's what she's been historically always worn and, you know, presented herself as. That is the look that she has created for herself. I think it's shifting. Evolving a bit, yeah. It's evolving. It is. Is there anything wrong with one's ethos evolving? No. So then I think why aren't you giving So her I'm giving it room for error. I'm giving it room for error. And about Hania? Hania's Hania. I love her. So yeah, it was a really bad look. It was really bad. What would you have done differently in that? I would have not given her that blouse. I would have broken the color somewhere. I would have given her a colored skirt. ठीक है भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ये जो पूरी हमारी गुफ्तगू हुई है इसके डिफरेंट मुद्दों पे बात हुई है, आपका क्या ओपिनियन है. बट बिलखुसूस YSL और अरमानी के लॉन्च के ऊपर हानिया और सज्जल की जो लुक्स हैं आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सारी बातें.
फिलहाल मुझे और आमना को अब आप दीजिए इजाजत। मैं और आमना आपसे कल मिलेंगे विद एन एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।